हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आज सीएमए फाउंडेशन का मैथ्स का जो पेपर हुआ उसके क्वेश्चंस किस टाइप के थे, क्या वो लास्ट एग्ज़ाम के जैसा सिमिलर लेवल का था या पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ था, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में डेटा जो है थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछ कर बनाए गए हैं। तो आप क्वेश्चन के टाइप को देखिए, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है और क्वेश्चन का लेवल क्या है ये देखिएगा। फिर मैं लास्ट में कंक्लूड करके आपको बताऊंगा कि पिछले पेपर के मुकाबले ये पेपर टफ था कि हार्ड था। आपका जिनका 23 को एग्जाम हो उनके लिए क्या प्रिपरेशन करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, पिछले बार भी सेट में एक क्वेश्चन दिया हुआ था, फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के बारे में हमें दिया हुआ था। स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या होता है? एक होता है मीन माइनस मोड। अगर मीन और मोड गिवन है तब ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो स्क्यूनेस हमें गिवन है 0.6 कोएफिशिएंट, मीन है हमारे पास 172, मोड है हमारे पास 163 और यहाँ से हमें वेरिएंस निकालना है। तो जब यहाँ से हम स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डिवीजन हमारा आएगा 15। तो हमें वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225 होगा। ठीक है, सेकेंड, A man puts by ₹50 in the first month and 20 more in every succeeding month. How much should he save at the end of 5 years? देखो, एक आदमी एक महीने में 50 रुपए बचाया, उसके बाद अगले महीने में मतलब A2 उसमें 20 रुपए बढ़ गया, फिर तीसरे महीने में 20 रुपए और बढ़ गया, चौथे महीने में 20 रुपए और बढ़ गया। मतलब ये कौन सा सीरीज बना रहा है? AP। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसके पास बताओ 5 साल बाद जो है कितना पैसा होगा। तो 5 साल में कितने महीने होंगे? 12 5 60। तो हमें क्या निकालना है? 60 मंथ्स का। तो A60 का फॉर्मूला क्या होगा? 60/2, 2 इंटू A मतलब 50, 60 माइनस 1 मतलब 59, 59 जो डिफरेंस कितने का है? 20 का है। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद 60/2 करने से आएगा 30, फिर उसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद ये हमें मिलेगा 38,400। आप ट्राई करके देख लेना, 38,400 हमें मिलेगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है देखो, 15CN इज इक्वल टू 15C9। तो हमें NC3 निकालना है। तो आपने एक रूल पढ़ा होगा कि NCX इज इक्वल टू, अगर NCY होता है तो N इज इक्वल टू क्या होता है? X प्लस Y होता है। ठीक, तो यहां पर देखो N के जगह कितना है? 15 है, X के जगह क्या है? 15 इज इक्वल टू N प्लस 9। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। इसका मतलब हमें NC3 निकालना था, मतलब हमें क्या निकालना है? 6C3 निकालना है। और 6C3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना आएगा? 6C3 की जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी 20। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर में आएगा 6 फैक्टोरियल, नीचे में आएगा 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 20। ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था कुछ। ये क्वेश्चन ना बच्चों को याद नहीं था क्योंकि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड था और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में गिवन था कि मतलब कोई 2 इवेंट रहे होंगे, वो 2 इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो आपको दिस अपॉन में दिस वॉट एवर करके कुछ निकालना होगा। ये आपको दिया रहा होगा, इस तरीके का क्वेश्चन दिया था, मतलब प्रोबेबिलिटी से थोड़ा सा लेवल टफ किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। If the difference between mean and mode is 63, the difference between mean and median is। आपको मालूम होगा कि मीन माइनस जो मोड होता है ना, वो 3 टाइम्स ऑफ क्या होता है? मीन माइनस मीडियन होता है। और इधर वाली वैल्यू हमें गिवन है 63 है और इधर वाली वैल्यू हमें निकालनी है कौन सी? मीन माइनस मीडियन की। तो सिंपल सा, ये 3 इसको आके डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा? 3 2 21 आएगा। तो आंसर होगा मीन माइनस मीडियन की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 21। मतलब आपको रिलेशन से क्वेश्चन पढ़ के जाना है, कौन कौन से रिलेशन में मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशन होता है, उससे उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको पढ़ के जाने ही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आपको कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकालना था। तो कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? N1 प्लस N2 अपॉन में N1 अपॉन में पहला हार्मोनिक मीन, N2 अपॉन में सेकेंड हार्मोनिक मीन। तो देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे? 10 और 12 और हार्मोनिक मीन कितना है इनका? 5 और 6 है। तो 10 अपॉन में 5 और 12 अपॉन में 6, तो ये हो जाएगा 22, 22 अपॉन में ये हो जाएगा 4। तो 22 अपॉन में 4 मतलब 11 अपॉन में 2, इस तरीके से कुछ दिया रहा होगा डेफिनेटली ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं।
इन ओजाइव ऑफ अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग अ टोटल फ्रीक्वेंसी इन फर्स्ट क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होता है, n अपॉन में 4 और n अपॉन 4 मतलब कितना 25% के बराबर जो है होता है। तो पता नहीं वहां परसेंटेज के टर्म्स में ऑप्शन दिया था कि n के टर्म्स में दिया था, लेकिन फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू आपको पूछा था कि कितना होता है, तो 25% होता है। अब देखो क्वेश्चन अगला था प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी ए बी इज इक्वल टू 0.10, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.18, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। ए अपॉन में बी मतलब ये हो गया आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू हमें कितनी गिवन है क्वेश्चन में, देखो 0.10 गिवन है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट गिवन है, जबकि हमें नीचे में क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे निकालेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश करके। तो देखो 1 माइनस 0.8 करने से कितना आएगा, 0.20। तो यहाँ पर 0.20 करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.5 आएगा। मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का लेवल पिछले बार से काफी ज्यादा टफ कर दिया है। ठीक है, पिछले बार प्रोबेबिलिटी से जो क्वेश्चन मिलते थे वो काफी ज्यादा इजी थे, लेकिन इस बार के जो प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से मुझे टफ लगे। ओवरऑल में आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या कंडीशन रहा करके, ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी आप ये याद रख लो कि यहां पर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन काफी टफ बनाकर जो है ये दे रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है द यूनिट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट वेरीज इनवर्सली। देखो किसी भी चीज का जो कॉस्ट है ना, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो कॉस्ट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आउटपुट के। तो कॉस्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये उसका क्वेश्चन है वेरिएशन का। ठीक है, एक्स और वाई के टर्म्स में ना देकर उसने क्या किया है, कॉस्ट और आउटपुट के टर्म्स में दिया है। तो प्रोपोर्शनल को हटाकर मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस्ट इज इक्वल टू आउटपुट लिख सकता हूं। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि द यूनिट कॉस्ट ऑफ 20 व्हेन आउटपुट इज 500। जब कॉस्ट 20 रुपीज है और हमारा आउटपुट 500 है, तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वेरिएशन में यही काम करते थे, याद होगा आप लोगों को। तो वेरिएशन में हमें यहां पर एक्स और वाई के बीच का रिलेशन पहले गिवन होता था, फिर उस रिलेशन को हम लोग चेंज करते थे इक्वल में, और इक्वल में चेंज करने के बाद वहां से कांस्टेंट की वैल्यू निकालते थे। तो यहां से कांस्टेंट की वैल्यू आ गई कितनी हमारी, सॉरी 10,000 आएगी। 5,500 इंटू 20 करेंगे तो 10,000 आएगी। अब इसी रिलेशन को यहां यूज करेंगे ये वाले पोर्शन में। अभी बोल रहा है कि व्हेन द आउटपुट इज 200 पीसेस पर डे। अभी हमें निकालना है कौन सा, कॉस्ट निकालना है। ये हमारे पास 10,000 है और आउटपुट हमारा कितना है, 200 है। तो कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा, 50 रुपए आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन मिला हुआ था यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10th पे। The width of each of 5 consecutive class of a frequency distribution is 5 and the lower limit of the lowest class is 10, the upper limit of the highest class is। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपके पास ना अभी 5 जो है क्या है, क्लास इंटरवल्स हैं, और वो क्लास इंटरवल्स के बीच का जो गैप वो 5-5 का है, और जो सबसे छोटा वाला क्लास इंटरवल है वो 10 है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि सबसे बड़े वाले क्लास इंटरवल की वैल्यू जो है क्या होगी। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो सबसे बड़े वाले क्लास इंटरवल का क्या है, 35 है। तो यहां पे हाईएस्ट वाला कितना होगा, 35 होगा। ये इजी सा क्वेश्चन है। x अपॉन में 3 इज इक्वल टू y अपॉन में 4 इज इक्वल टू z अपॉन में 7। देन हमें वैल्यू निकालना है x प्लस वाई प्लस z अपॉन में y। तो x के जगह 3 रख दो, y के जगह 4 रख दो, z के जगह 7 रख दो और y के जगह 4 रख दो। तो ये हो जाएगा 14 अपॉन में 4 मतलब 7 अपॉन में 2 मतलब 3.5 आसपास आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन था, थ्योरी क्वेश्चन था स्टैट्स का। क्या क्वेश्चन है यहां पर देखो, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ 2 वेरिएबल इज। देखो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशंस का क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। मैंने आपको बताया है, ठीक है, क्लास में हम लोगों ने किया हुआ है। तो r इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। यहां से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द रेशो ऑफ 1 kg। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000, क्योंकि सेकंड वाला भी जो है ग्राम में दिया हुआ था। तो अब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो इनका रेशो कितना आएगा, 10:9 का रेशो जो है आएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी इज 1092, देन द वैल्यू ऑफ n इज। मतलब अभी हमारे पास एक जीपी सीरीज है और उसके कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स का जो समेशन है वो 1092 है। हमें n की वैल्यू निकालनी है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, a की वैल्यू कितनी है, ये r की वैल्यू कितनी है, 3, r टू द पावर n अपॉन में r-1 मतलब 2 इज इक्वल टू 1092। फिर ये यहां जाके इसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो 3 इंटू 3 टू द पावर n-1 इज इक्वल टू ये हमारे पास आएगा 2 जा करेंगे तो ये कुछ 2 2 4 9 2 18, ये हो जाएगा
2184। फिर यहाँ से 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टू दी पावर n मतलब ये हो जाएगा 728। फिर यहाँ से हमारे पास आएगा 3 टू दी पावर n इज इक्वल टू 729, और 729 किसकी पावर होती है, 3 टू दी पावर 6 की। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू जो है 6 जो है आ जाएगी। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ था, आपको मीडियन निकालना था। तो सिंपल सा क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन है, तो 7 ऑब्जर्वेशन का मीन कैसे निकलेगा, 8/2 मतलब 4th ऑब्जर्वेशन। लेकिन इसको पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा ना। असेंडिंग मीडियन निकालने के लिए हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ही पड़ता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करेंगे तो जो है चौथे नंबर पर कौन आएगा, देखो चौथे नंबर पर आएगा, पहले तो आएगा 22, फिर आएगा 23, फिर 29, फिर उसके बाद आ जाएगा 30। ठीक है, सो मीडियन कितना होगा हमारा, 30 जो है यहां पर होगा। इजी सा क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन, मान लेते हैं कि 2 पर्सन हैं ए और बी, उनके जो मंथली इनकम है वो है हमारे 2x ए का और बी का है 3x, और उनका जो एक्सपेंडिचर है मान लेते हैं ए का जो एक्सपेंडिचर है वो 1y है, और जो बी का एक्सपेंडिचर है, बी का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, बी का एक्सपेंडिचर हो जाएगा 2y। अब आप लोग मुझे बताओ सेविंग का फॉर्मूला क्या होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो ए का सेविंग कितना है, दोनों मिलकर 5-5 हजार बचाते हैं। तो ए का इनकम है 2x और एक्सपेंडिचर है y, ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरे पर्सन का भी सेविंग 5,000 रुपए है, लेकिन उसकी इनकम है 3x और उसका एक्सपेंडिचर है y, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व जब करोगे आप, इन दोनों को सॉल्व करने से हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें a का इनकम पूछा है, तो x की वैल्यू यहां से हमारे पास आ जाएगी 5000, और इस वैल्यू को यहां पर जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। तो a की जो इनकम है वो कितनी होगी, 10,000 जो है यहां पर होगी। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ था। अब a का पूछा हुआ था या b का ये तो मालूम नहीं है, लेकिन अगर a का पूछेगा तो 10,000 हो जाएगा, और अगर b का पूछेगा तो b का कितना है 3x है, तो 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5c2 प्लस 5p2 की वैल्यू निकालनी है। तो एक कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, एक परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। तो 5c2 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आई थिंक आएगा 10, और 5p2 को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 20। आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये 30 आएगा। आप सॉल्व करके भी देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। 3 persons A, B, C attempt to solve a puzzle and their chances of solving it 1/2, 1/3, 1/4। मतलब A जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। B क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा 1/3 है। C क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा 1/4 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पजल विल सॉल्व। हमने इस तरीके के क्वेश्चन क्लास में किए हुए हैं कि जब इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम क्या करते हैं, 1 माइनस पजल इज नॉट सॉल्व की वैल्यू जो है हम लोग यहां से निकालते हैं। तो देखो पजल सॉल्व नहीं होगा ए से, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। बी से सॉल्व नहीं होगा, कैसे निकालेंगे 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3। सी बार कैसे निकालेंगे 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4। तो हम लोग उल्टा काम करेंगे, हम वो निकाल लेंगे कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं होंगे, और 1 से उसको माइनस कर देंगे। तो यहां पर बच रहा है 1 माइनस 1/4, इसका मतलब है 3/4। 3/4 जो है ये हमारा आंसर होगा प्रॉब्लम के सॉल्व होने का। अगला क्वेश्चन है मीडियन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिटरमाइन। मीडियन हम कैसे निकालते हैं, मीडियन हम निकालते हैं ओजाइव से। ठीक है, ओजाइव आपको मालूम होगा लेस देन टाइप और मोर देन टाइप वाला होता है, वहां से हम लोग क्या करते हैं मीडियन की वैल्यू जो है निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 9:16। सब डुप्लीकेट में क्या करते हैं, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट करते हैं, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, 16 का हो जाएगा 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50। 100 ऑब्जर्वेशन का जो मीन था वो 50 था। इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच वॉज 50 इज रिप्लेस्ड बाई 150 देन रिजल्टिंग मीन इज। देखो पुराना जो मीन है हमारे पास वो 50 है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ऑब्जर्वेशन जो 50 था उसको हमने चेंज कर दिया, उसको 150 कर दिया, तो नया मीन कितना होगा। तो पहले तो हम लोग करते हैं सारे रॉन्ग ऑब्जर्वेशन का समेशन। तो मीन इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर हमें समेशन चाहिए तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और मीन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो सारे रॉन्ग ऑब्जर्वेशन होंगे, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन का जो मीन निकालेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास 5000 जो है आ जाएगा। अब देखो इसमें 50 को बदल रहे हैं और नया किसको डाल रहे हैं 150 को।
तो अब देखो नए ऑब्जर्वेशंस जो होंगे उसका समेशन कितना हो जाएगा 5100। अब मीन का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एक्स न्यू अपॉन में एन, तो ये हो जाएगा 5100 अपॉन में 100, तो नया मीन कितना हो जाएगा 51। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा हुआ था। द वेट ऑफ अ स्टूडेंट इन अ क्लास ऑफ एग्जाम्पल, मतलब किसी भी क्लास के जो बच्चे हैं उनका वेट जो होता है उस किसका एग्जाम्पल है, तो क्वेश्चन है मतलब आंसर है यहाँ पर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का या कंटिन्यूअस वेरिएबल का। आपको स्टडी मैट का जो पहला एक्सरसाइज है ना स्टैट्स का, वो बिल्कुल अच्छे से करके जाना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, पाई चार्ट से, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगला है द सम ऑफ द रूट्स। आपको मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होते हैं। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, -b अपॉन में a, मतलब -7 अपॉन में 1, मतलब -7, ये इसका आंसर होगा। अब देखो आपको निकालना है थर्ड डेसाइल। थर्ड डेसाइल का फॉर्मूला क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ n + 1 अपॉन में 10। अब देखो n की वैल्यू कितनी है, यहां पर शायद जितनी भी रही होगी आप यहां पर रखोगे, डेसिमल में आएगा तो उसको ब्रेक करके सॉल्व करोगे, डेसिमल में नहीं आएगा तो आप डायरेक्टली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद उसकी वैल्यू को आप निकाल सकते हो। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है, कंसिडर 2 वेरिएबल x एंड y, द यूनिट ऑफ एक्सिस नहीं होगा, द यूनिट ऑफ x इज kg and unit of y is centimeter, then what is the unit of coefficient of correlation। आपको मालूम होना चाहिए कि coefficient of वो जो होता है correlation वो यूनिटलेस होता है, तो x का कुछ भी यूनिट हो, y का कुछ भी यूनिट हो, coefficient of correlation का कोई यूनिट जो है नहीं होगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ था सेट थ्योरी से, बच्चे बोल रहे थे कि कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था, रोस्टर फॉर्म में गिवन था, आप सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था, आपको रोस्टर फॉर्म में इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो इसमें बच्चों को ये याद नहीं कि दोनों साइड इक्वल लगा हुआ था, दोनों साइड नहीं लगा हुआ था, तो मैं सपोज करके चल रहा हूं कि अगर क्वेश्चन ऐसा था तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। अगर ये दोनों चीजें हट जाएंगी नीचे के इक्वल्स, तो ये 3 और ये 3 भी हट जाएंगे। तो आप रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर टू रोस्टम प्रैक्टिस करके जाना। क्वेश्चन नंबर 27 है, If 4 machines work in 10 days, 300 pieces of component formed, how many pieces can be produced by 2 machine working in 10 days। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मशीन का नंबर कितना है 4, नंबर ऑफ डेज कितना है 10, कितने पीसेस बनाए 300, ये इक्वल होगा किसके, पीसेस हमें मालूम नहीं है, 2 मशीन हमें मालूम है 20 घंटे काम करेंगे, तो ये हो जाएगा 40, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 300। बेसिकली दोनों का जो वर्क डन है वो सेम होना चाहिए, वर्क डन बाय फर्स्ट टीम इज इक्वल टू वर्क डन बाय सेकंड टीम। और वर्क डन कैसे मिलेगा, मशीन का नंबर इंटू इनका डे इंटू इनके पीसेस इज इक्वल टू क्या होगा, मशीन 2 का वर्किंग, कितना दिन काम किए और कितने पीसेस बने, तो वर्क डन जो है ये इस तरीके से बराबर होगा। मोड निकालना है, देखो सबसे ज्यादा बार कौन दिख रहा है, 10 दिख रहा है, तो यहां पे इसका मोड होगा 10। एक क्वेश्चन यहां पर दिया है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज n स्क्वायर प्लस 3n, आपको डिफरेंस निकालना है। जब आप n के जगह 1 रखोगे तो s1 और s1 मिलेगा, क्या होता है s1 ही हमारा होता है फर्स्ट टर्म, तो n के जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 कितना हो जाएगा 4। अगर आप n के जगह 2 रखोगे तो आपको 2 टर्म्स का समेशन मिलेगा, a1 प्लस a2, तो a1 प्लस a2 2 रखूंगा तो 2 2 = 4 और 6 कितना हो जाएगा 10। a1 की वैल्यू हमारे पास है 4, a2 की वैल्यू यहां से जब सॉल्व करेंगे तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 6। अब हमें निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकलता है, a2 - a1, 6 - 4, मतलब डिफरेंस कितना होगा इसका 2 का होगा। अगला क्वेश्चन कुछ स्कैटर डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन था कि स्कैटर डायग्राम किस बात के लिए हमें हेल्प करता है। तो जो स्कैटर डायग्राम होता है वो कोरिलेशन के नेचर को जो है बताने के लिए यूज होता है। याद रखना, स्कैटर डायग्राम से वैल्यू नहीं मिलते, स्कैटर डायग्राम से हमें नेचर पता चलता है। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन था, log 10 to the base 10 into log 5 का स्क्वायर इंटू 5। देखो log 10 और इसका नंबर और बेस दोनों सेम हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये जो पावर में जो 2 है ये सामने आ जाएगा तो अंदर में क्या बचेगा 5 × 5, तो log और बेस का नंबर दोनों फिर से सेम हो गए तो फिर से वो हो जाएंगे 1, तो 2 2 = 2, मतलब log की प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। द सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन, ये तो हमेशा 0 होता है, ये लास्ट वाले टेस्ट में भी पूछा हुआ था, लास्ट वाले एग्जाम में जो कैंसिल हुआ उसमें भी पूछा हुआ क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, दुनिया भर का इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर x - x बार y - y बार अपॉन में स्टैंडर्ड मतलब x - x बार का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा ऑफ y - y बार का स्क्वायर, ये हमें निकालना था। तो x - x बार हमें दिया हुआ है 120 और नीचे में हमारे पास है 136 इंटू 138। ये मॉड्यूल का डायरेक्ट क्वेश्चन है, मॉड्यूल से उठाया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका 0.89 जो है आएगा।
भाई सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अगले क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। प्रिंसिपल है हमारे पास 1000 रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, 3 साल के लिए निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करने से 150 रुपए सिंपल इंटरेस्ट हमें मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड सिस्टर बी अरेंज। सिस्टर में जितने भी लेटर्स आते हैं इसको हम लोग कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। तो सिस्टर में कितने लेटर हैं, देखो 6, तो 6 का अरेंजमेंट कितने तरीकों से होगा, 6 फैक्टोरियल के तरीकों से। लेकिन एज जो है 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो जब हम लोग इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करने के बाद जो है यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करने से ये आएगा 360। 720 आएगा, लेकिन 720 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 360 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ अ वेरिएबल फ्रॉम देयर मीन्स आर दिस, द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज। ठीक है, अब यहां पे हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन में एन। तो ये जो सारे ऑब्जर्वेशन है ये इनका डेविएशन है। तो डेविएशन में माइनस वाली वैल्यू भी क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो -19 भी प्लस हो जाएगा, -8 भी प्लस हो जाएगा और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5 है। तो इसका जब मीन डेविएशन निकालेंगे तो ये आएगा सॉल्व करने से 10.8 के आसपास जो है आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मीन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5, मतलब 5 ऑब्जर्व, मतलब यहां पर क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। द मीन ऑफ, मतलब यहां पर x दिया रहा होगा और फ्रीक्वेंसी दिया रहा होगा 0, 1, 2 कुछ इस तरीके से, और यहां पर फ्रीक्वेंसी में कुछ n के जैसा कुछ दिया होगा, जैसे लास्ट वाले टेस्ट में दिया हुआ था, आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सा आपको फॉर्मूला यूज करना था, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ करके वहां से n की वैल्यू मिल जाती है। वो बड़ा क्वेश्चन था तो वो याद नहीं था लोगों को, बच्चों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 38 पे। देखो इसको मैं चाहूं तो ब्रेक करके ऐसा लिख सकता हूं क्या, 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर -1। क्यों, 2 नंबर अगर मल्टीप्लाई होते हैं उनका बेस सेम होता है तो पावर जो है क्या होता है, प्लस होता है। तो इसको ब्रेक करके वापस से ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो आंसर बिल्कुल लिख सकते हैं, इनटू में 3 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 8। अब देखो दोनों से कॉमन क्या है, 3 टू द पावर x, 3 टू द पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 3, 3 टू द पावर -3 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 27 इज इक्वल टू 8। तो यहां से हो जाएगा एलसीएम आएगा 27 और ये हो जाएगा 9 - 1 इज इक्वल टू 8। तो 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 27 आएगा। और 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 3, दोनों का बेस सेम है, पावर को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं था कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। द अब्सिसा करेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फ्रीक्वेंसी कर्व इज, ये मतलब जब हमारा फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है तो उसके करेस्पॉन्डिंग हमें क्या वैल्यू मिलती है, ये क्वेश्चन में शायद पूछा हुआ था। तो आंसर होगा इसका मोड होगा। अगर 2 इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है तो आपको मालूम है कि 2 इवेंट इंडिपेंडेंट कब होते हैं, 2 इवेंट के इंडिपेंडेंट होने के लिए कंडीशन होता है कि उनके इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B के प्रोडक्ट के बराबर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर देन द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। 10,000 रुपए हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, 1 + 5 अपॉन में 100, 2 साल का निकालना है। तो यहां से पहले अमाउंट निकाल लेंगे। अमाउंट जो भी आएगा शायद 11,000 जो है 25 रुपए कुछ आएगा, और हमें CI चाहिए तो CI क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 10,000 माइनस कर देंगे तो 1,025 रुपए इंटरेस्ट आना चाहिए। ये मैंने शॉर्ट में सॉल्व किया, आप चाहो तो डायरेक्टली मतलब डिटेल में सॉल्व कर सकते हो। फिर से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बेसिस पर, मतलब इसमें से कौन सा जो है वो सेकेंडरी डेटा या सेकेंडरी मेथड ऑफ कलेक्शन का एग्जांपल ये पूछा हुआ था। तो वहां पे अब ऑप्शन में जो भी रहे होंगे उसके बेसिस पर उसका आंसर जो है हम कर सकते थे। तो पब्लिकेशन वगैरह हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, गवर्नमेंट एजेंसीज हो गया या गवर्नमेंट के वेबसाइट हो गए, यहां से जो भी डेटा हम निकालते हैं यही डेटा जो होता है ये सेकेंडरी डेटा कहलाता है। तो वहां पर आपको ऑप्शन में ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ था। फिर एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था 43 का कि हमारे पास ना 2 सैंपल हैं, सैंपल 1 और सैंपल 2। सैंपल 1 में भी हमारे पास सीमेंट और मोटार है, इसमें भी सीमेंट और मोटार है। पहले वाले में जो सीमेंट और मोटार का रेशियो 1:6 है, दूसरे वाले में सीमेंट और मोटार का जो रेशियो 1:4 है। मतलब 2 सैंपल हैं और ये सैंपल किसके किसके मिक्सचर से बने हैं, सीमेंट और मोटार से। सैंपल 2 भी बना है सीमेंट और मोटार से। अब बोल रहे हैं कि इन दोनों सैंपल को हम कंबाइन करेंगे तो जो नया मिक्सचर बनेगा उसका रेशियो क्या होगा। तो देखो सीमेंट को ले लो आप 100 और इसको ले लो, मोटार को ले लो 600।
यहां पर भी इसको ले लो 100 और इसको ले लो 400। अब दोनों को मिक्स करेंगे तो 100 + 100 कितना हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 1000। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1:5 जो है आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ था। नेक्स्ट है अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। पहले n नेचुरल नंबर का जो अरिथमेटिक मीन होता है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n+1/2। ये हमने क्लास में किया हुआ है एवरेज। हमें दिया है कि इसका जो एवरेज है वो 4.5 है, मतलब n+1/2, तो ये हो जाएगा 9। 9 = n+1, मतलब n = 8 ऑब्जर्वेशन है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 8। वो कैसे पता चला? n नेचुरल नंबर का एवरेज का ये फॉर्मूला होता है n+1/2, ये आप याद कर लेना। तो यहां से n की वैल्यू आ गई 8। अब हमें निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर। तो आपको मालूम होगा कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकालते हैं, मतलब वेरिएंस किस तरीके से निकालते हैं, इस तरीके से। तो देखो n का स्क्वायर रूट क्यों लगा रहा हूं मैं, अगर इधर लग गया तो स्क्वायर रूट नहीं आएगा। तो n के जगह आएगा 8 8 = 64, 64 - 1/12 मतलब 63/12 जो है ये आएगा। तो ये हो जाएगा 4 3 और ये हो जाएगा 21 3 21/4 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं A, B और C और ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, तो इसमें से कौन सा फॉल्स है। देखो मैं आपको बता देता हूं कि कंटिन्यूड प्रपोर्शन में अगर होता तो क्या क्या हो सकता था। तो बीच वाले को हम लोगों को पता है कि 2 बार लिखते हैं। दूसरा कि बीच वाला का स्क्वायर जो होता है फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो ये 2 तो लिख सकते हैं। अब इन दोनों के अलावा जो भी तीसरा दिया रहेगा वो फॉल्स होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, हमें मीन दिया हुआ है 4 और वेरिएंस गिवन है, वेरिएंस हमें गिवन है 25। तो स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड डिवीजन रूट ओवर वेरिएंस करके निकालेंगे। 25 का वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन क्या आएगा 5 आएगा। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन में मीन इंटू 100। तो स्टैंडर्ड डिवीजन 5 है, मीन हमारा 4 है, इंटू में 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 125% जो है आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर एन इक्वल क्लास इंटरवल ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हिस्टोग्राम इज ड्राइंग। यहां पर शायद अनइक्वल होगा, एन इक्वल नहीं होगा, अनइक्वल। आपको मालूम होगा कि जब क्लास इंटरवल अनइक्वल होता है तो हिस्टोग्राम कैसे बनता है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी से बनता है। तो ये आपको याद रखना है, किससे बनता है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी से जो है बनता है। अगला क्वेश्चन है कि ए की प्रोबेबिलिटी है 5/a। ये इजी क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए निकालना है। तो 1 - 5/8 मतलब 3/8 जो है आएगा इसका आंसर। एक और क्वेश्चन दिया हुआ था, यहां पे मैं क्वेश्चन को मतलब क्वेश्चन क्या था मालूम नहीं है, लेकिन एक आपको x की वैल्यू गिवन थी और एक आपको y की वैल्यू गिवन थी और आपको रैंक कोरिलेशन निकालना था। ठीक है, तो रैंक कोरिलेशन में जो है एक जो वैल्यू थी, बच्चे बोल रहे थे कि एक वैल्यू इंक्रीज हो रही थी मतलब और एक डिक्रीज हो रही थी। मतलब रैंकिंग अगर करोगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा मिल रहा था और y का रैंकिंग 6 5 4 3 2 1 मिल रहा था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर रैंकिंग अपोजिट है तो r की वैल्यू क्या होगी? -1 होगी। ये रहे आपके 49 क्वेश्चन। 48 तक मैंने बता दिया, ये 49 है। एक क्वेश्चन बच्चों से मिला नहीं तो वो मैंने नहीं बताया। अब मैं आपको ओवरऑल चीज बता रहा हूं, जिनका 23 को एग्जाम है वो बहुत केयरफुली हो जाओ। पेपर बहुत ही टफ था पिछले बार के मुकाबले। पिछले बार का पेपर थोड़ा इजी था, प्रोबेबिलिटी के कोरिलेशन के क्वेश्चन इजी थे, लेकिन इस बार के जो क्वेश्चन वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट थे। तो आपको थोड़ा सा डीप में जाकर छोटी छोटी चीजों को जो है पढ़ना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में 23 के बाद जो आप 23 के बाद जो पेपर है उसके सॉल्यूशन